नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। क्या स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं? क्या कोई ऐसा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध का प्राइम टारगेट भारत है? आपने सुना होगा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की अध्यक्षा माधवीपुरी बुच का सेबी का अडानी के साथ संबंध है, ऐसा खुलासा होने का दावा हुआ है और इस पर नया तूफान खड़ा हो गया है। हिंडनबर्ग नाम के अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने यह दावा किया है और इस दावे के बाद कांग्रेस के बड़े नेता एलओपी लोकसभा के राहुल गांधी ने कहा है कि अंपायर ही अडानी के मामले में मिला हुआ है। क्या उम्मीद करें, माधवी बुच इस्तीफा क्यों नहीं देती? मैं आगे कोई बात करूं इससे पहले जरा कुछ तथ्य जान लीजिए। हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ संबंधों वाले जिस निवेश फंड की बात की है, ऑफशोर निवेश फंड बरमूडा और मॉरिशस में, उस निवेश फंड में माधवीपुरी बुच ने सेबी की अध्यक्षा बनने से पहले निवेश किया था। दूसरा, उन्होंने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया हुआ है। तीसरा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगहें हैं जहां सेबी मार्केट रेगुलेशन करता है, उनसे माधवीपुरी बुच अपने आप को रिक्यूज करके रखती हैं, अपने आप को अलग करके रखती हैं। इस बात को सेबी को आधिकारिक जानकारी दी हुई है, यानी सेबी के नियमों के मुताबिक माधवीपुरी बुच पाक साफ हैं। यह हंगामा हिंडनबर्ग ने जो सो कॉल्ड नया खुलासा किया है, उस खुलासे के 18 महीने पहले हिंडनबर्ग ने एक और खुलासा किया था। खुलासा मतलब दावा किया था। दावा क्या था कि अडानी के जो मार्केट हैं, मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं अडानी, और अडानी अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं। इस मामले में भारत में बहुत तूफान हुआ, बहुत हंगामा मचा और सेबी ने बाकायदा इसकी जांच की। और जांच के बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट भी सेबी की जांच से संतुष्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि हिंडनबर्ग ने जो 18 महीने पहले भारत में एक तूफान मचाने की कोशिश की थी, वो तूफान खत्म हो गया और इस बीच अब एक नया शिगुफा छोड़ा गया है कि अडानी के साथ सेबी की जो अध्यक्षा हैं माधवी बुच, उनका संबंध है, साठ गांठ है, और जिसको लेकर के राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं। सवाल यह है कि जब सारी चीजें पानी की तरह साफ हैं, कहीं कोई प्रेमा फेसाई गलतियां नहीं दिखती हैं, तो फिर बार बार बेसिकली अडानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और अडानी को टारगेट यानी नरेंद्र मोदी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जहां से मैंने बात की शुरुआत की थी कि क्या ये भारत को अस्थिर करने की विदेशी ताकतों की साजिश का हिस्सा है? अभी अडानी पर टारगेट हो रहा है। आपने देखा ही होगा, जानते ही हैं कि कृषि कानूनों के नाम पर भारत को पंगु बनाने की कोशिश हुई थी। एनटीसीए के नाम पर देश भर में दंगे कराए गए। राफेल सौदे पर सवाल उठा करके, झूठ का सवाल उठा करके, जो कि सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हुआ, उस झूठ का सवाल उठा करके भारत की रक्षा नीति को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। एचएएल, एलआईसी जैसी भारत की संस्थाओं पर इस तरह का रिलेंटलेस अटैक हुआ था, राजनीतिक अटैक हुआ था। उन्हें एक तरीके से पंगु बनाने की कोशिश हुई थी। आखिर ये सब क्या है? क्या ये उस वाइडर
क्या ये सब उस तरफ लीड नहीं करता कि ये वाकई सब अचानक अनायास नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को अस्थिर करना चाह रही हैं। इसी महीने जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ तो नाम तो दिया गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लेकिन जिस तरह से वहां पर सब कुछ हुआ, अनायास हुआ, जिस तरह से चीजें मतलब पलक झपकते हो गई कि हटा दी गई शेख हसीना, वहाँ की जगह पर नया इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, कहीं कुछ विद्रोह एज सच नहीं हुआ, तो ये सब बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ बांग्लादेश की घरेलू बातें नहीं हैं, उसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड है, उस आइलैंड पर अमेरिका अपना रणनीतिक नियंत्रण चाहता था ताकि वो बंगाल की खाड़ी पर एक तरह से दादागिरी कर सके, जिसको शेख हसीना ने इनकार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी सत्ता उनसे छीन ली गई, ये शेख हसीना कह रही हैं। और ये बात अरसे से, जब से सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका की नज़र है, जो फॉर्मली बांग्लादेश से कहा गया जब शेख हसीना सत्ता में थी, और उसके बाद से ये सब जो कुछ हुआ है वो सब बता रहा है कि बांग्लादेश में चीज़ें अपने आप नहीं हुई। जिसने भी अमेरिकी एजेंसियों का विरोध किया, अमेरिकी चाहतों का विरोध किया, उनको शेख हसीना को जाना पड़ा। और भारत चूंकि बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफी है भारत की, तो भारत को इस तरीके से अस्थिर नहीं किया जा सकता जिस तरह बांग्लादेश को किया गया। लेकिन भारत में छोटे छोटे युद्ध तो किए ही जा सकते हैं, और जैसा आप पिछले 2-4 साल की घटनाओं में देख ही रहे होंगे कि ऐसे छोटे छोटे युद्ध लगातार भारत में जारी हैं। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। ये भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, भारत का शेयर मार्केट लहूलुहान हो जाए, और या फिर भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक ताकत है वो गिरवी हो जाए उन ताकतों के हाथ में जो कि पश्चिमी देशों में बैठी हुई हैं और अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी तीसरे कार्यकाल में, उनकी तीसरी सरकार में वो बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। वो बड़े बड़े फैसले करें या न करें, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि वो इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं उन साजिशों पर अटैक करें, उन साजिशों का फन कुचलें और भारत को इस कुचक्र से बाहर निकालें, रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं भारत से जुड़े हुए, भारत के दृष्टिगत राजनीतिक मामलों पर आपको ऐसी ही एनालिसिस आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और मेरी एनालिसिस आप तक बिना किसी अवरोध के फटाफट पहुँचे, खटाखट पहुँचे, राहुल गांधी की भाषा में। तो धन्यवाद, नमस्कार।